हेलो, नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो, राधे राधे। प्रणाम, गुड इवनिंग, जय हिंद। प्रणाम, नमस्कार। बैकलॉग मैराथन, ओके। बैकलॉग मैराथन ऐसी चीज आने वाली कि आप ये बैकलॉग सब भूल जाओगे उसके आगे। ठीक है, ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला हूं मैं अभी, 2-4 दिन में हो जाएगा। चलो, वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, वाईडीएससी की बात करते हैं। अब इसी मंथ में आ जाए, इसी मंथ में इसी वीक के एंड तक आ जाएगा, 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना। नोट्स नोट्स का मैंने बोल तो दिया यार, वो रेडी होंगे तो डल जाएंगे। सर आईपीएल में छा गए आप। आप लोगों ने बताया मुझे आईपीएल का, तो वरना मुझे पता नहीं था। फिर 1-2 लोगों ने मुझे फोटो भी भेजी आईपीएल की कि सर आपको आईपीएल में देखा गया है। क्या बात कर रहे हो, मैं तो गया ही नहीं आईपीएल में। हाँ, कि सर आपका ऐड आया हुआ था आईपीएल में। चलिए भाई, वाईडीएससी में मैंने आपको समझा दी थी बहुत सारी बातें मैंने समझा दी थी आपको वाईडीएससी में। उन्हीं चीजों का एक बार को रीकैप देके और बहुत सारे केसेस कवर करने हैं। ठीक है सर, आपका भी शूट हो गया क्या वीडियो टेलीग्राम पे? कौन सी वीडियो है टेलीग्राम पे? चलो, तो थोड़ी देर के लिए भाई मैं क्या करता हूं, ये रिएक्शंस ना मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, और चैट भी मैं ऑफ कर दूंगा अगर मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगा तो। ठीक है, ओके। तो भाई वाईडीएससी में मैंने ये बता दिया था आप लोगों को कि भाई अगर अगर यहां पे देखा जाए, इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल मान लूं, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है ना, इसको मैं स्क्रीन मान लूं कि ये स्क्रीन है। ठीक है, इसको मैं कार्डबोर्ड मान लेता हूं अपना, ये यहां पे। और इसमें ये 2 होल हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। इस होल को S1 बोलेंगे, इसको S2 बोलेंगे। रिकैप दे रहा हूं सब कुछ, एक एक बार बताऊंगा, सब कुछ देख लेना। तो भाई अगर यहां पे हम कोई सोर्स रखते हैं तो उस सोर्स से यहां 2 जगह लाइट जाती है, यहां पे जाती है और यहां पे जाती है। और ये दोनों लाइटें, दोनों रेज बिल्कुल आइडेंटिकल पहुंचती है यहां पे। तो ये वाला जो होल है ये नए सोर्स के तरीके से काम करता है, ये वाला। और ये वाला होल भी एक नए सोर्स के तरीके से काम करता है। अब यहां से कोई रे निकल के मान लो यहां पहुंच रही है, इस जगह पहुंच रही है यहां पे। और कोई ना कोई रे यहां से निकल के भी यहां पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सोर्स है तो इससे तो चारों तरफ रे निकलेगी सब जगह, इससे भी चारों तरफ रे निकलेगी। तो कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे एक रे यहां से निकल के जाएगी और दूसरी रे यहां से निकल के जाएगी। ये दोनों रे यहां मीटिंग करेंगी। तो अगर ये वाला पॉइंट वाई हाइट ऊपर है और यहां पे ये वाला पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये यहां से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। ये वाला, ये लाइन कोई रे नहीं है, इट्स जस्ट अ रेफरेंस लाइन जो कि बताती है थीटा एंगल बना रहा है। तो ये पोजीशन अगर यहां से थीटा एंगल बना रही है और ये वाला स्क्रीन और कार्डबोर्ड की स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, और यहां पे इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। और जो लाइट यहां पे यूज की जा रही है, ठीक है ना, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है ना, तो रूल ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो ये 2 रे मीट करेंगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस, होगा डी साइन थीटा, जो कि डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी के बराबर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब इस डेल्टा एक्स से यहां पे हम डेल्टा फाई निकालेंगे किस तरीके से, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स करके। डेल्टा फाई से फिर हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे कितनी होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये सब जानते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है भाई, वो मैक्सिमम आ सकती है और हो सकता है वो मिनिमम आ जाए, और वो इन दोनों के बीच में भी आ सकती है। ठीक है ना, वो मैक्सिमम भी आ सकती है, मिनिमम, और इनके बीच में भी आ सकती है। यहां पे इंटेंसिटी, ये दोनों रे सेम इंटेंसिटी है, मान लो आई और आई की है। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी कितनी, 4i। लेकिन कब होगी, जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू प्लस का 1 हो। और ये मिनिमम होगी i माइनस आई, मतलब जीरो होगी, ये होगी जीरो। जीरो यानी कि जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम यानी कि -1 होती है। तो उससे ये पता चलता है कि डेल्टा फाई 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई एंड सो ऑन, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और जब cos फाई पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तब जाके cos फाई -1 होता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। ये सारी चीजें आपकी आ गई। 2i कहां पे, 2 कहां रह गया, ये वाला 2 रह गया यहां पे। ठीक है, हाँ। तो ये वाली चीज, ये मैंने समराइज कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला जो ये ऊपर लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि किसी भी पोजीशन पे कितना फेज का डिफरेंस होगा वो इस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों इसी चीज को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी। cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 हो, 3 λ/2 हो, या फिर 5 λ/2 एंड सो ऑन, ऐसे हो। ठीक है ना। तो मैंने इस पेज पे सब कुछ समराइज कर दिया, समझ लो, लास्ट लेक्चर का। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है ना, अब सुनना बात को ध्यान से। ये वाला पॉइंट है सीबीएफ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्यों सर ये सीबीएफ क्यों है, क्योंकि भाई यहां पे जो रे मिलेंगी, यहां से जो रे आएगी ऐसे आएगी, यहां से जो रे आएगी वो ऐसे आएगी। अब ये दोनों रे जो यहां पे आ रही है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के लिए डेल्टा एक्स तो यहां पे 0 होगा, और डेल्टा एक्स अगर 0 होगा तो ये वाला केस तो मैक्सिमम इंटेंसिटी लाता है, यानी कि यहां पे ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि यहां पे ब्राइटनेस होगी, दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसलिए इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज ऑलवेज ब्राइट ही होगी। ठीक है ना। फिर मैंने याद करो, अगर आप याद करो तो मैंने आपको थोड़ा सा गणित समझाया था, मैथ समझाया था मैंने। ठीक है ना, कैसा मैथ समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेफरेंस लेवल ले लो आप, ठीक है ना, और ये वाली स्क्रीन ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे आप कार्डबोर्ड ले लो, ये वाला ये, ठीक है ना, और ये 2 उठा के यहाँ पे आप होल ले लो, S1 और S2। ठीक है ना, ये सोर्स ले लो यहाँ पे, तो यहाँ से 2 रे जाएंगी ऐसे, ठीक है ना, यूं।
और यूं मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप खुद देखो, अगर ये वाला पॉइंट लूं मैं, ये वाला पॉइंट लूं, ये वाला, तो यहाँ वाले पॉइंट पे दोनों के दोनों बराबर है, यूं। फिर जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो इन दोनों का डेल्टा एक्स बढ़ता ही जाता है। गणित समझाया तो उसको दोबारा नहीं करा सकता। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू इंक्रीज ही होती जाएगी। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू इंक्रीज ही होती जाएगी, और इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना है, 0। इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना है, 0। ऊपर जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा और कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है तो कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा भी होगी, फिर कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा भी होगी, और कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा भी होगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होगी तो कहीं ना कहीं बीच में लैम्डा बाई 2 भी आएगी, कहीं ना कहीं बीच में लैम्डा बाई 4 भी आएगी, कहीं ना कहीं 3 लैम्डा बाई 4 भी आएगी, एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज आएंगी, सारी वैल्यूज आएंगी। और जहां जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा 2 लैम्डा, वहां पे ब्राइटनेस आएगी, और जहां पे ये 3 लैम्डा बाई 2 वहां डार्कनेस आएगी। तो ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस, ऐसे करते करते हम बढ़ते चले जाएंगे। सेम चीज नीचे भी होगी, सेम चीज नीचे भी होगी, ठीक है। सेम चीज ऊपर भी होगी, सेम चीज नीचे भी होगी। फिर मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे वाला डायग्राम बनाया था मैंने आपको, ये वाला डायग्राम बना के दिया था कि भाई ऐसा लगता है, ठीक है ना। इस जो आज का डायग्राम है ना, वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बनाऊंगा। तो ये ऐसा लगता है, ठीक है ना। ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, सुनते जाना ध्यान से। ये तो सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ब्राइटनेस 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 और ब्राइटनेस ऐसे होगी, ठीक है ना। अभी बात को समझना, बारकोड टाइप, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ से समझ लो आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बारकोड मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, एंड सो ऑन, आगे तक भी चलिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी मैक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डार्कनेस है, तो जो ब्राइटनेस है ना बच्चों, वो कम होती चली जाएगी। यानी कि मैं ब्राइट लाइट की अगर इनकी भी ये देखो, तो ये जो लाइन है ना, ये दूर होती चली जाएंगी, यहाँ पे मैक्सिमम डार्कनेस होगी। पर जैसे उस लाइन के पास आएंगे, फिर पास होनी शुरू हो जाएगी, फिर ये पास होनी शुरू हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल ये आएगी ऐसे, चलेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम डार्कनेस आ जाएगी, फिर ये चीजें फिर पास आनी शुरू हो जाएंगी, यूं करके यूं, और ये पास आनी शुरू हो जाएंगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ब्राइटनेस डार्कनेस, ये इस तरीके से चलेंगी चीजें। और ये वाली जो चीजें हैं, ये बिल्कुल एज इट इज नीचे भी रहेंगी यहाँ पे। अब बच्चों, इस चीज को बनाने में मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है कि अगर मैं इतना टाइम इसको बनाने में ले रहा हूँ, जबकि मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ इतनी देर में इसे ना बनाने के बजाय। ये इतना मतलब आसान काम भी नहीं है ये, कि मैं इसको बिल्कुल आसान बता दूं कि ये तो कुछ है ही नहीं। ये इस टाइप से होगा, आप देखो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला पॉइंट ब्राइटनेस वाला है, 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 ये वाला पॉइंट ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस 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 और ब्राइटनेस और ब्राइटनेस ऐसे होता चला जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। जो ये इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद ये इंटेंसिटी ना धीरे 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 कम होनी चालू हो जाती है यहाँ से, और यहाँ जाके बिल्कुल कम हो जाती है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे फिर धीरे धीरे कम हो जाती है यूँ, और यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो जाती है इस जगह पे यूँ, और यहाँ से ये इंटेंसिटी फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। इसको ऐसे ध्यान से देखो तो ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस आपको अल्टरनेट दिखेगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस टाइम, ठीक है ना, वो नोटिस करने वाली है यहाँ पे। ये थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा बारकोड आपको अब, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा आपको। ये डायग्राम ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बनाने में बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट। आधे बच्चों को तो लगता होगा, पर मुझे जरूरत लगती है कि अगर जब तक ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होती, तब तक तो आ ही नहीं सकता ना कुछ दिमाग में, ठीक है। जब तक दिमाग में कुछ आ ही नहीं सकता। ये रहा आपका CBF। अब मुझे ये बताना बच्चों, एक तो ब्राइट लाइन होती है, और एक ब्राइट, दो डिफरेंट चीजें, ब्राइट लाइन और ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज तो एक स्ट्रिप होती है, और लाइन तो लाइन होती है, ब्राइट फ्रिंज एक स्ट्रिप है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि देखो भाई ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये हुआ कि उसका सेंट्रल पोर्शन खूब ब्राइट होगा, खूब ब्राइट होगा। और ब्राइट फ्रिंज खत्म कहां पे होगी, डार्कनेस पे। ब्राइटनेस कहां खत्म होती है, डार्कनेस पे खत्म हो जाती है, और डार्कनेस कहां खत्म होती है, ब्राइटनेस पे खत्म हो जाती है। तो ये ब्राइटनेस जो है डार्कनेस पे खत्म होती है। तो एक डार्क से लेके दूसरे डार्क की बीच की पार्ट को हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। एक डार्क से लेके दूसरे डार्क के बीच के पार्ट को हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे नोटिस करने वाली होती है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये तो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक की होगी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई कहे ब्राइटनेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो डार्कनेस से स्टार्ट होती है। तो डार्कनेस से स्टार्ट होकर ब्राइटनेस कहाँ खत्म होती है, डार्कनेस पे। तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक की होगी। देखो ये ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि इसका सेंट्रल पोर्शन क्या है, ब्राइट है। तीसरी ब्राइटनेस ब्राइट फ्रिंज यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये है, दूसरे देखो इसको ध्यान से, तब समझ आएगा आपको। यानी कि जो ये वाली फ्रिंज है, ये ब्राइटनेस होगी, दूसरे वाली ब्राइट फ्रिंज यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, ठीक है। तो ये बीच वाला पोर्शन बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा इसका, वाली का बीच वाला पोर्शन ये ब्राइट रहेगा, इसका ये वाला ब्राइट रहेगा। तीसरी ब्राइट फ्रिंज यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइट फ्रिंज के बाद ब्राइट ही आती है, ब्राइट फ्रिंज के बाद ब्राइट ही आती है, डार्क फ्रिंज आती नहीं है। लेकिन डार्क फ्रिंज तो हम बार बार डार्क फ्रिंज करते हैं। तो बच्चों डार्क फ्रिंज का क्या मतलब हुआ, जिसका सेंट्रल पोर्शन डार्क हो, जो बीच में से डार्क हो,
और साइडों में से ऐसी हो, बीच में से डार्क होनी चाहिए, साइडों में ये हो, वो डार्क फ्रिंज होगी। क्यों? डार्कनेस कहां खत्म होती है? ब्राइटनेस पे। डार्कनेस कहां होती है? ब्राइटनेस पे खत्म। तो भाई यहीं का यहीं अगर देखा जाए तो डार्क फ्रिंज यहां से शुरू होगी और यहां पे खत्म हो जाएगी। देखो इसकी सेंट्रल पोर्शन डार्क है ना, ऐसे ही यहां से फिर दूसरे वाली डार्क चालू हो जाएगी और वो यहां पे खत्म हो जाएगी, यहां से फिर तीसरे वाली डार्क चालू हो जाएगी और वो यहां पे खत्म हो जाएगी। देखो आप, यहां से ऊपर की तरफ डार्क फ्रिंज चालू हो जाएगी और यहां पे खत्म हो जाएगी, फिर यहां पे चालू हो जाएगी और यहां पे खत्म हो जाएगी, फिर यहां से चालू हो जाएगी और यहां पे खत्म। इसका मतलब डार्क फ्रिंज के बाद डार्क ही आएगी, उसके बाद फिर डार्क आएगी, उसके बाद फिर डार्क आएगी। तो ये हमारा परसेप्शन है कि हम चाहे इस स्ट्रिप को डार्क डार्क करके देख लें या ब्राइट ब्राइट करके देख लें। हाँ, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे में ऐसे घुसी हुई है, यूं घुसी हुई है, एक दूसरे में घुसी हुई है। आप कह ही नहीं सकते कि ये वाली डार्क है, ये ब्राइट है। यहां से लेके यहां तक की डार्क फ्रिंज है, इसका मतलब हाईएस्ट ब्राइटनेस से लेके हाईएस्ट ब्राइटनेस के बीच का पार्ट डार्क होता है। इसको थोड़ा ऐसे आंखें बंद करके ना दूर से देखो, दूर से समझ में आएगा आपको। अच्छा ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ऐसे दूर से देखो। मैं भी इसको बहुत दूर से देख रहा हूं। इज इट ओके? ठीक, अब सुनना बात को ध्यान से। अब सुनना बात को ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सेंट्रल डार्क फ्रिंज नाम की कोई चीज होती नहीं है। सेंटर पे कभी डार्कनेस हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां से रे आएगी और यहां से रे आएगी। यहां पे तो डेल्टा एक्स हमेशा जीरो ही रहेगा, यहां तो ब्राइटनेस ही बनेगी, इसलिए कोई सेंट्रल डार्क फ्रिंज होती नहीं है। सेंट्रल डार्क फ्रिंज नाम का कोई टर्म ही नहीं है। सेंटर में तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। और ब्राइट फ्रिंज स्टार्ट होती है सेंटर से दूर से, और सेंटर पे उसका सेंटर होता है, फिर सेंटर से थोड़ा दूर एंड हो जाती है, और डार्क फ्रिंज शुरू होती है सेंटर से। डार्क फ्रिंज शुरू ही होती है सेंटर से। तो ये डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क और ये भी डार्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इज इट ओके? अब मुझे एक चीज बताओ, नेमिंग के ऊपर बात आती है। किसके ऊपर बात आती है? नेमिंग के। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, मुझे इसे नाम देना कि ये पहली है या दूसरी है। तो मैं बेटर रहेगा इसको 0 नंबर की फ्रिंज दे दूं, क्योंकि तो सेंटर पे ना तो ये इधर ना इधर, इसलिए 0। तो उधर वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी ना बच्चों, वो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी। इधर नीचे ये पहली ब्राइट फ्रिंज होगी, और ये ऊपर ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है। ये नीचे ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज, ये तीसरी ब्राइट फ्रिंज है। अगर डार्क फ्रिंज की बात करोगे तो डार्क में तो 0 आएगा ही नहीं। डार्क में नीचे से पहले नीचे वाली फ्रिंज ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी। ऊपर भी D1 ये होगी, D2 ये होगी और D3 ये होगी। सब कॉमन सेंस लगा के देखो, क्या कोई 0 नंबर की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है? 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज है ये, 0 नंबर ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऊपर वाली को बोलेंगे या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नीचे वाली को? जो बीच में आ गया, ठीक है ना, वो तो 0 हो गया। डार्क फ्रिंज कभी 0 होती नहीं है। डार्क फ्रिंज में 1 2 3 4 होगी, और इसमें 0 1 2 3 4 होगी। हाँ, माइनस तो आपकी मर्जी है लगाना, नीचे की तरफ सेकंड बोल दो या -2 बोल दो, एक ही बात है। इस चीज को समझ जाओ आप, ठीक है ना। अब बात ये है कि आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताओ ब्राइट फ्रिंज सेकंड नंबर की कहां है, तो हम कहेंगे देखो यहां से यहां तक है भाई, सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज तो यहां से यहां तक की है। वो कह रहा है नहीं नहीं, पॉइंट बताओ कहां पे, उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन तो आप यही बताओगे ना कि ये लोकेशन। बिल्कुल, सेंट्रल पॉइंट को तो लोकेशन बोलते हैं, सेंटर को तो लोकेशन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां है, तो आप बोलोगे ये है यहां पे, ये है सेकंड ब्राइट फ्रिंज यहां पे, इस जगह पे ये रही, ये है सेकंड ब्राइट। जबकि ब्राइट फ्रिंज तो यहां से यहां तक है ना, ये यहां से लेके यहां तक की है। फिर भी हम ये बोलेंगे कि ये है यहां पे, क्योंकि वो पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, ओके। ये चीज मतलब कॉमन सेंस है, ये बताने की ये कहां पे है और ये कहां पे है। ठीक है। अब कोई पूछे थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज बताओ कहां है, तो थर्ड डार्क के सेंटर को ये रही, ये थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज है। ठीक है ना। अब मान लो एक फ्रिंज विड्थ, एक नाम होता है फ्रिंज विड्थ। मान लो फ्रिंज विड्थ है कुछ, विड्थ को मान लेते हैं W, फ्रिंज विड्थ है W। तो आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऊपर की तरफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज और नीचे की तरफ थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ऊपर की तरफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज और नीचे की तरफ थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी अगर फ्रिंज विड्थ W है तो? फ्रिंज विड्थ कितनी है? W। अगर फ्रिंज विड्थ W है तो बताओ कितनी? 5.5। चलो कुछ लोग कह रहे हैं 5.5, ये लो। कुछ लोग कह रहे हैं 4.5। ओके, चलो हम देख लेते हैं भाई। देखो सेंटर से ऊपर की तरफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ऊपर की तरफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज तो ये होगी, और ये पूरी विड्थ W है, तो W/2 पूरा W और W/2, तो ऊपर की तरफ तो 2W आ गया। और नीचे की तरफ थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज ये रही, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक W/2, फिर W और फिर एक और W, तो नीचे की तरफ हो गया भाई 2.5W। तो आंसर इज 4.5। 4.5W। इतनी इतनी डिस्टेंस होगी दोनों फ्रिंजेस के बीच की। क्या बात समझ में आ रही है? आपने ये जेई का क्वेश्चन कर दिया, पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। अगर आपको अरेंजमेंट समझ आ रहा है तो आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं, थोड़ा मुझे चैन पड़ जाएगा। ऊपर की तरफ सिक्स्थ डार्क और नीचे की तरफ नाइन्थ ब्राइट, फ्रिंज विड्थ W, बताइए कितनी डिस्टेंस होगी? सोच के बताना। प्रीवियस पेज ये लो, जेई तो क्वेश्चन पूछेगा, आंसर तो आपको देना है। 14.5, ओके। 14.5 बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो भाई मिड पोजीशन से सिक्स्थ डार्क ऊपर की तरफ, पता है आपको पहले वाली डार्क फ्रिंज बस W/2 पे ही आ जाती है। तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज हो गई है, तो पहले वाली डार्क फ्रिंज तो आधे पे ही आ जाती है, W/2 पे ही आ जाती है पहले वाली डार्क फ्रिंज तो। और पहले वाली ब्राइट फ्रिंज आती है पूरे W पे। ये तो 0 नंबर की, तो यहां से पूरे W पे आती है। तो ब्राइट फ्रिंज जितनी भी है ना उतने ही W हो जाते हैं, और डार्क फ्रिंज जितनी है उससे आधा कम W हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ 5.5W, तो ये हो गया आपका 14.5W। ये आंसर हो गया। हाँ, एड बोथ और -0.5, हाँ ये हो गया। ये उस अरेंजमेंट से समझ में आता है ये कहां है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा फ्रिंज विड्थ पे ध्यान देते हैं कि भाई फ्रिंज विड्थ क्या है एक्चुअल में। अगर फ्रिंज विड्थ की बात की जाए तो कितनी है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर लूं तो ये फ्रिंज विड्थ नहीं हो जाएगी? या यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर लूं तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी? एक ही बात है, ठीक है। तो भाई अगर मैं यहां पे कोई मुझे ये बोले, इस चीज को समझना बच्चों, मैं इसको इतना मतलब स्ट्रेस देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाली चीज ही है जो पूछी जाती है, ठीक है। तो मान लो ये तो अपना रेफरेंस लेवल है,
और ये अपना कार्डबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ से रेस जा रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे मीटिंग हो रही है दोनों की, ऐसे दोनों लाइनों की, ठीक। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर ब्राइट फ्रिंज है तो इसको तो सीबीएफ बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ वाली को पहली, यहाँ वाली को दूसरी, यहाँ वाली को तीसरी, यहाँ वाली को चौथी। तो अगर ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ये चीज तो डब्ल्यू हुई ना। ये वाली चीज भी क्या हुई, डब्ल्यू हुई। ये वाली चीज भी डब्ल्यू हुई, ये वाली चीज भी डब्ल्यू हुई। हमें पता है कि सारी डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो चलो अगर ये सारी डब्ल्यू है तो एक काम करते हैं, इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 लैम्डा। इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा। इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 लैम्डा। और हमें पता है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी, ठीक है ना। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालूंगा, इसी को डब्ल्यू बोलूंगा, तो भाई ये वाला जो है ये तो वो वाई हो जाएगा, ठीक है ना, जो पहली फ्रिंज आती है, और ये वो वाई हो जाएगा जो दूसरी आती है। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन तो हो जाएगी। अगर मैं वो पता कर लूं जहां पे डेल्टा एक्स 2 लैम्डा है, और मैं वो हाइट पता कर लूं जहां पे डेल्टा एक्स लैम्डा है, तो ये एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो वाई टू माइनस वाई वन ही तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से आप इस जगह से देखो, इस जगह से देखो, y की वैल्यू क्या निकल आई, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यहां से देखो y की वैल्यू क्या निकल आई, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो बच्चों मुझे बताओ y1 क्या होगा, y1 होगा डेल्टा x D अपॉन स्मॉल डी, और y1 के लिए डेल्टा x कितना है, लैम्डा। तो ये तो y1 हो गया। y2 क्या हो गया, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, और ये डेल्टा x इसके लिए कितना हो गया, 2 लैम्डा। अब आप देखो y2 माइनस y1 करोगे तो w आ जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्डा d अपॉन डी। तो 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्डा d अपॉन डी। हालांकि बहुत लंबा ले जा रहा हूं मैं इसको, बट फंडा समझ में आना चाहिए। तो आंसर इज लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है ये कि एक फ्रिंज इतनी लेंथ की होती है। W इज इक्वल टू y1 भी बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हो। एक्चुअल में y1 क्या है, y1 एक्चुअल में y0 और y1 के बीच की डिस्टेंस ही तो है y1। y0 का मतलब क्या, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। तो आप y1 में से y0 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा। आप y1 में से y0 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर। आई होप ये वाली बातें क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी, मेरे हिसाब से तो हो गई होंगी। सर पर सारी फ्रिंज विड्थ इक्वल होना जरूरी नहीं है हर्षल बेटा, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सब जानते हैं, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, कि भाई सारी फ्रिंज विड्थ बराबर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट रियल पिक्चर अगर देखें हम, रियल पिक्चर देखें, मैंने रियल पिक्चर बनाई थी कल, असली पिक्चर बनाई थी मैंने कल। कैसी थी वो यूं थी कि भाई 2 मीटर तो स्क्रीन थी बहुत दूर, यहाँ कहीं थी स्क्रीन, और कार्डबोर्ड था बहुत दूर, यहाँ कहीं था कार्डबोर्ड, और ये इसके 2 पॉइंट थे कार्डबोर्ड पे लगे हुए, ये 2 पॉइंट थे ये वाले, और रे यहाँ से निकल रही थी, एक रे यहाँ से निकल रही थी, और दूसरी रे भी यहीं से निकल रही थी, ये यहाँ मीटिंग, ये भी बहुत सारी हो गई थी, ठीक है ना। ये वाली चीज थी वाई, ठीक है ना। ये वाली चीज थी स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक का था कैपिटल डी। ये स्मॉल डी, ये था कैपिटल डी, और ये था वाई। इज इट ओके, समझाया था मैंने आपको। तो जब तक ये वाली सिचुएशन होगी, यहां से यहां तक बहुत सारी फ्रिंजेस आ जाएंगी, कई सारी आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो फ्रिंजेस होती है ना, इनकी लेंथ को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं इनको। हालांकि कुछ दूर जाएंगे तो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी, बट हम तो बस इतने वाले एरिया की बात करते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं करते। तो अभी तक तो सब कुछ आइडियल चल रहा है, आइडियल चल रहा है सबका सब। इंटेंसिटी भी अलग ही होती है, इंटेंसिटी सबके सेम मान रहे हैं, पूरा इंटेंसिटी भी पूरा ही नहीं होती, वो उसमें भी चेंज आ जाता है, बट अभी तक आइडियल चल रहा है। जेई में सब कुछ आइडियल है, जेई में क्या है, सब कुछ आइडियल है। इज इट ओके। फ्रिंज विड्थ समझ आ रही है, आइडियल भी भारी बना देते हैं। ऐसा तो नहीं किसी को बहुत ज्यादा समझ आ रहा सर, मुझे तो बहुत गजब समझ आ गया, बहुत ज्यादा, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही तो आ रहा है, उतना ही आना चाहिए, ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी मजेदार चीजों पे आते हैं। मुझे सब क्लियर हो गया। मुझे मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई डार्क ब्राइट एक दूसरे में घुसी हुई होती है ऐसे। जब तक ब्राइटनेस खत्म नहीं होगी ना तो डार्कनेस चालू नहीं होगी, और डार्कनेस चालू नहीं होगी तो ब्राइटनेस खत्म नहीं होगी। इसलिए ये सारी एक दूसरे में ऐसे घुसी हुई है, सुख दुख एक दूसरे में घुसे हुए हैं। हाँ हाँ, तो ये अपना ये मैंने कल भी बताया था कि वो जो डायरेक्ट स्ट्रिप बना देते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है ना, उनसे बच के रहना। लॉयड्स मेरा सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों पे आ जाते हैं, ठीक। अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम वाईडीएससी का पूरा जो सेटअप है उसको डिप कर दें ऑयल में, म्यू इज इक्वल टू म्यू, अगर पूरे सेटअप को किसी ऑयल में डुबो दिया जाए तो क्या क्या चीजें बदलेगी। यानी कि अगर मैं ये वाला जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप को किसी डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये लो ऑयल में बंद कर देता हूँ यहाँ तक, तो क्या क्या बदलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, क्या क्या बदलेगा। हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, स्मॉल डी चाहिए होता है हमको, स्मॉल डी, कैपिटल डी, वाई, लैम्डा, म्यू एंड ऑल, ये सब चीजें चाहिए होंगी, ठीक है ना। स्मॉल डी नहीं बदलेगा, कैपिटल डी नहीं बदलेगा, भाई ऐसा थोड़ी कि स्क्रीन नजदीक आ जाएगी वो तो उतनी रहेगी, इन दोनों होल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा, वो भी उतना ही, ना तो ये बदलेगा ना ये बदलेगा। वाई क्या, वाई तो यहाँ से नापने वाली चीज है, वाई भी नहीं बदलेगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, और म्यू तो है ही, म्यू को तो चेंज करना नहीं, म्यू तो डाला ही हमने, लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू। अच्छा, तो जो फ्रिंज विड्थ अभी निकाली हमने लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी, वो भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा की जगह तो लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो जो विड्थ है उसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन म्यू इनटू डी, ये विड्थ हो जाएगी, यानी कि विड्थ चेंज हो जाएगी। म्यू तो आपने चेंज किया ही है ना, एयर से ऑयल में आ गए आप, यानी कि 1 से म्यू हो गए, तो ये वो चीजें जो बदल जाएंगी। अगर भाई ये हो गया, अब म्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये है कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस
नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज हो जाएंगी ऑन स्क्रीन, क्योंकि हर विड्थ पतली हो गई, हर फ्रिंज पतली हो गई तो स्क्रीन पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा आ जाएगी। ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे आपसे। दूसरी चीज, सेकंड सेकंड अगर लैम्डा बदल दिया जाए, लैम्डा बदल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो भाई आप ये देखो, बाकी सारा सेटअप तो वही का वही है, ठीक है ना। तो मान लो लैम्डा अपना 4000 एंगस्ट्रॉम था पहले, अब उसको 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? सेटअप बना लो, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी मीटिंग होती है, सेटअप बना लो, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो भाई पहले क्या था, जो विड्थ थी पहले केस में वो थी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम रहेगी, चाहे ये वाली लाइट यूज कर लो चाहे ये वाली लाइट यूज कर लो। जब आप 4000 वाली लाइट यूज कर रहे थे, ठीक है ना, जब आप 4000 वाली लाइट यूज कर रहे थे, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4W नोट थी, विड्थ 4W नोट या 4D ले लेते हैं, समथिंग 4 इंटू डी कितनी थी। और जब आप 5000 एंगस्ट्रॉम वाली लोगे तो लैम्डा 4000 के 5 इंटू डी आ जाएगा। यानी कि इसकी जो फ्रिंजेस होंगी वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी होंगी और इसकी जो फ्रिंजेस होंगी वो थोड़ी पतली पतली होंगी, क्योंकि ये वाली डायमेंशन 4 होगी तो ये वाली 5 होगी, ऐसा होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। अब मान लो दोनों लाइट एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है दो लाइटें, ओके भाई ठीक है, अच्छी बात है, दोनों लाइटें एक साथ डाल रहे हैं। तो आप ये देखो जो 5 वाले हैं, जो 5 वाले हैं, सुनना ध्यान से, 5 वाले 4 डब्बे रख लो, 5 5 5 4 डब्बे रख लो, और 4 की हाइट वाले 5 डब्बे रख लो, 1 2 3 4 और 5। अब देखो सेम हाइट आ जाएगी, सेम हाइट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों लाइटें एक साथ आपने इस सेटअप में डाल दी, ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर ऊपर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर जाएगी, दोनों की फ्रिंजेस कोइंसाइड कर जाएगी। तो समझ लो अगर एक 4000 है और एक 5000 है तो इनका उल्टा रेशो चला दो, जो 5000 वाली है वैसे तो 4 कर लो, 4 वाली 5 कर लो, वो मीटिंग कर जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो एक कह रहा है कि 6500 एंगस्ट्रॉम है, एक कह रहा है 5600 एंगस्ट्रॉम है, ये एक ये है एक ये है, तो साफ साफ समझ लो कि इसकी तो 56 नंबर की फ्रिंज और इसकी 65 नंबर की फ्रिंज दोनों एक साथ आ जाएंगी। हाँ, 56 और 65 का एलसीएम ले लो तो और अच्छी बात है समझने वाली, कि हमें ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो सर बताना चाहते हैं। भाई अगर दो अलग अलग लैम्डा से किस चीज पे फर्क पड़ेगा, विड्थ पे फर्क पड़ेगा, जब विड्थ पे फर्क पड़ेगा तो वो ये पूछेगा कि वो कौन सी जगह है, किस प्लेस पे दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना। तो जो विड्थ है वो किसके रेशो में, इस नंबर की तो रेशो में रहेगी, 65 और 56 एग्जैक्ट कोइंसाइड कब करेगी, जब 65 वाली 56 हो जाएगी और 56 वाली 65 हो जाएगी, दोनों में कर लो। इसका मतलब ये है कि जो विड्थ 65 वाली है उसको मल्टीप्लाई कर लो 56 से, ठीक है ना। ये तो पक्का ही करेंगी, पक्का ही करेंगे। अगर इनका कोई कॉमन नंबर है तो पहले ही कर जाएगी, कॉमन नंबर है तो पहले का, कोई सा कॉमन नंबर है क्या इसमें? नहीं है कोई भी कॉमन नंबर, नो लैग नो लैग। ओके, अब एक चीज और बताओ मुझे, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बोला जाए कि भाई एक का तो लैम्डा कितना है, एक का लैम्डा तो है 4800 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का लैम्डा है कितना, कुछ 3600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये लो मान लो ये है, तो कितने वाई पे, वाई की वैल्यू क्या होगी कि वो कोइंसाइड कर जाए। तो एक तो इसका जो लैम्डा है अगर विथ W1 की निकाली जाए तो वो 48 इंटू एक्स आएगी, मान लो W2 निकाली जाए तो वो 36 इंटू एक्स आएगी। तो इसको एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये तो कितना हो गया, 12 से अगर हम कट करें तो ये तो 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है ना, 4x नॉट ये हो गया और 3x सबसे मिनिमम वाला नंबर ये है। इसका मतलब जो ये वाली फ्रिंज है, ठीक है ना, इसके 3 ले लो, तो 3 ऑफ W1 इज इक्वल टू 4 ऑफ W2, ये सेम उस पे आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको लेके लैम्डा 1 को लेके, ठीक है ना, जो फ्रिंज विड्थ आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका y होगा, जहां पे दोनों कोइंसाइड कर जाएगी। जिसको समझ में आना आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा उसका तो कुछ नहीं कर सकता मैं। समझ आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, मस्त आया, यस सर, गुड। इससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ। अब ये थोड़ी है कि सर ये तो 48 वाली की तो हम 36 नंबर की लेंगे और 36 वाली की 48 नंबर की, यार वो तो करेंगी कोइंसाइड, वो तो करेंगी, लेकिन उससे पहले और भी कर जाएंगी, क्योंकि ये मिनिमम नंबर है, ये मिनिमम वाला नंबर है। एलसीएम एलसीएम तो आप ही देखो, ठीक है ना, एलसीएम ले लो एग्जैक्टली, वो तो करेंगी यार। जब इसकी तीसरी और इसकी चौथी कोइंसाइड कर रही है तो इसकी 6 और इसकी 8 नहीं करेंगी, इसकी 9th और इसकी 12th नहीं करेंगी, ये तो करेंगी, सारी कोइंसाइड करेंगी। और इसकी यही 48 नंबर की और इसकी 36 नंबर की भी कोइंसाइड करेंगी, लेकिन इसमें पहले ही कोइंसाइड कर देंगे तो फर्स्ट कोइंसिडेंस तो इसी में हो जाएगा ना, ठीक है ना। स्मॉल वाला रेशियो लेना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली, बस दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा अब आने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है ना। ये और देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, देखो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस का देख लेना आप। जब हम ये डायग्राम बनाते हैं, एक रे यहां से लेते हैं और एक रे हम यहां से लेते हैं और ये निकालते हैं वाई, ठीक है ना। यहां पे क्या निकालते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स निकालते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है डेल्टा एक्स की मैक्स, डी, डी से ज्यादा नहीं हो सकता डेल्टा एक्स। अगर ये x1 ले लो और ये x2 ले लो तो x2 माइनस x1 कभी डी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे तो डेल्टा एक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे तो ये जो x1 है, ये जो x1 है ये तो ऐसे हो जाएगा और ये जो x2 है ये ऐसे हो जाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये वाला आएगा ये। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डी होती है और डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स क्या होता है, डी साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई, डी साइन थीटा इज डेल्टा एक्स। बात को ध्यान से सुनना है। अब अगर यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 लैम्डा हुई तो पहली ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा हुई तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज, 3 लैम्डा हुई तो तीसरी ब्राइट फ्रिंज। अगर ये वाली चीज n लैम्डा हुई, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा हुई, ठीक है ना, तो nth ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां पे, उस जगह पे, उस y पे जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा है, ठीक है ना। अब मान लो डेल्टा एक्स क्या है,
एन लैम्डा है। अब डेल्टा एफ की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, मैक्सिमम वैल्यू डी, तो डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? डी अपॉन लैम्डा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। यानी कि एक साइड में इससे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज नहीं आ सकती, एक साइड इससे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज नहीं आ सकती, ठीक है ना। प्रिंस पूछ रहे हैं थीटा कहां का एंगल है, ठीक है। तो एन की वैल्यू डी बाई लैम्डा से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई डी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो एन लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू डी हो सकती है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू डी बाई लैम्डा ही हो सकती है। इसका मतलब इससे ज्यादा बड़े नंबर की फ्रिंज बनेगी नहीं, ठीक है। चलो मैंने मान लिया ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है ना। और अब मैं आप क्वेश्चन डालने वाला हूं, ठीक है। मान लो किसी सेटअप में, ये कोई सेटअप है, ठीक है ना, इस सेटअप में, ठीक है ना, जो एन है उसको हमने कहते हैं डी बाई लैम्डा। सीधे सीधे ये वाला जो डी है ना, और जो लाइट यूज कर रहे हो उसका लैम्डा, इस डी को लैम्डा से डिवाइड कर दो। मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 2.78, 2.78। तो बताइए ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होंगी, मुझे ये बता दो। मैं भी देखता हूं कितना दिमाग लगा रहे हो, और ये भी बता दो डार्क फ्रिंजेस कितनी होंगी। 5 5 शॉर्ट कर लो। ओके चलो भाई देखो, एन की वैल्यू 2.78 आ रही है, ठीक है ना। हमें पता है कि पहली ब्राइट फ्रिंज वहां आती है जहां पे 1 लैम्डा होता है, दूसरी ब्राइट फ्रिंज वहां होती है जहां पे 2 लैम्डा होता है, तीसरी ब्राइट फ्रिंज वहां आती है जहां पे 3 लैम्डा होता है। क्या 3 लैम्डा? ये तो लेस देन 3 लैम्डा है। इसका मतलब ये वाली इच्छा तो आपकी पूरी हो ही नहीं पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। तो एक ब्राइट फ्रिंज तो ये होगी, एक ये होगी, और एक जीरो वाली होगी, नीचे ऐसी 1 लैम्डा आएगा, नीचे ऐसी 2 लैम्डा आएगा, ये वाली इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी 3 लैम्डा वाली। तो 1 2 3 4 5, 5 आएगी ब्राइट फ्रिंज। और डार्क कितनी आएगी भाई? डार्क कितनी आएगी? क्योंकि डार्क कहां आती है? डार्क वहां आती है जहां पे 0.5 लैम्डा हो, 1.5 लैम्डा हो, 3/2, या फिर 2.5 लैम्डा हो। तो 2.5 लैम्डा की इच्छा तो पूरी हो जाएगी आपकी, 2.5 लैम्डा तो हो जाएगा। क्या 3.5 लैम्डा हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो 1 2 3 तो ऊपर हो गई, ऐसी 1 2 3 नीचे, ये होगी 6, इतनी आएगी, ठीक। और गलत आंसर में सही आंसर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जैसे -1 और +4 में, ठीक है ना, बस एक ऐसा लगा दो तो +4 हो जाता है। इसका और इसका अंतर है बस जरा सा, ठीक है ना। -1 को +4 में कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसे। बैड जोक, घोर बेइज्जती। सर कितना बुरा जोक मारा आपने, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, ना हंसी आ रही, ना रोना आ रहा, ना सीरियस हो रहे, कुछ नहीं हुआ, बहुत पुअर है, और जोक भी नहीं है, ठीक है। पर समझ में सबको आ गया, ये दिल पे सबके लगा है। +4 और माइनस सीधा दिल पे अटैक करता है, कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख दो इसे, है ना। हाँ ट्रू एग्जैक्टली। तो यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई डी की वैल्यू है 4500 एंगस्ट्रॉम, सॉरी डी की वैल्यू नहीं, लैम्डा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड डी इज 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बारे में आप क्या बात बताओगे, क्या कहना चाहोगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बारे में? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। सीधे सीधे क्या करोगे, लैम्डा को निकालोगे, लैम्डा को लिखोगे आप 4.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये लिखोगे। और इस डी को लिखोगे आप 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसको लिखोगे आप 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये डी करोगे। फिर एन निकालोगे, एन कितना निकालोगे? डी बाई लैम्डा, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴ को आप डिवाइड करोगे किससे? 4.5 इंटू 10⁻⁷ से। इससे इसको काट के सीधे 1000 की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो 5000 को आप अप्रोक्सीमेटली 4.5 से मल्टीप्लाई करो, तो वही समझ लो 1100 के आसपास आएगा, शगुन समझ लो। इतनी फ्रिंजेस आएंगी, और ये आपका नॉर्मल डेटा है, दिस इज योर नॉर्मल डेटा। सर थ्योरी भी करवा दीजिएगा प्लीज, संभव? कैसी बात है, ये थ्योरी चल रही है, नहीं करवाएंगे? अच्छा, अरे ये थ्योरी तो है। वाईडीएससी को ऐसा करना है, देखो वाईडीएससी का क्वेश्चन आना है, 100% गारंटी है, 100% क्वेश्चन आना ही है, वो भी एडवांस में। तो सारे केस कवर कर रहे हैं, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज आपको पता चल गई, इतनी फ्रिंजेस होंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये लैम्डा है, ठीक है ना, इसको कुछ ले लेते हैं, 9000 ले लेते हैं, तो 400 500 फ्रिंजेस आ जाए, इसलिए सारी फ्रिंजेस की विड्थ, जब भाई स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे कम से कम 500 फ्रिंजेस होंगी, तो सबकी विड्थ को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सारी विड्थ सेम नहीं होगी, तो ये बात सही है, ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ कल की, अरे ऐड करेंगे क्लासेस, क्यों चिंता कर रहे हो, क्लासेस ऐड होंगी, खुश रहो आप लोग। घास तो काटनी नहीं है मुझे, घास काटनी होती तो केसेस बताता क्या इतने सारे, कि देखो बेटा 2.78 आए तो बता दो कितना होगा, और ये आ तो बता दो कितना होगा। अगर मुझे जल्दी पढ़ाना होता तो ये सब करता क्या, ये आपको पता ही नहीं चलता, मैं तो निकल लेता आगे। हाँ ऐड करेंगे क्लास, पर किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं यार, एडवांस की बात है, एडवांस ऐसे थोड़ी होता है, और इस बार मुझे आप लोगों से एडवांस करवाना ही है। सर हम तो सारे लोग बाग से आगे हैं कोर्स में, अरे नहीं हम आगे नहीं है, वो लोग पीछे हैं, वो लोग पीछे हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि यार वो टीचर जिन्होंने बहुत पहले बैच शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना, वो टाइम पे खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता यार। फीडबैक फीडबैक करने के चक्कर में नाम की चिंता है अपनी, कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए, ठीक है, और हमें नाम की चिंता है नहीं। हम तो ट्रेन में भगा देते हैं, जिसको चढ़ना है चढ़ लो, नहीं तो रह जाओगे। हाँ हाँ, अरे तो रह जाते हैं स्टेशन पे ही, हमारी ट्रेन निकल जाती है, फिर बोलते हैं हमें तो कुचल डाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस का क्लियर किया है कि किस तरीके से डार्क ब्राइट देखनी है,
सर आपकी ऐड आईपीएल पे, हाँ मेरे को पता चल गया, मेरे बहुत सारे लोगों ने भेजा, आपको भी दिखाता हूँ मैं, कुछ लोगों ने देखी नहीं होगी यहाँ पे, उनको दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे क्या बोल रहे सर आपको आईपीएल में देखा, क्योंकि मैं आईपीएल तो क्या, आईपीएल में कुछ भी नहीं देखता, मैं यहाँ मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं उनको तो देखता नहीं, आईपीएल कहाँ से जाऊंगा मैं। ठीक है, क्रिकेट सही नहीं सर, आपको देखा हमने वहाँ पे, यार कैसे देखा है, तो ये ऐड देखा होगा उन्होंने, एक दो ने फोटो खींच के भेज दी मुझे ये वाली, कि सर आईपीएल में आपका ऐड देखा गया, ये देखो ये इट्स मी यहाँ पे। मैंने कहा वाओ, हॉटस्टार पे चल रहा था ये, मतलब ये जो पिक है हॉटस्टार से ली गई है, तो आईपीएल था ये, हार्दिक खेल रहा है इस टाइम पे और पता नहीं कौन खेल रहा है। इतनी खुश वाली फोटो ली है, इतना खुश तो मैं कभी होता ही नहीं, ऐसा कुछ कर रखा है मुझे इन्होंने। तो इसका मुझे पता नहीं था, आप लोगों ने तो भेजी है ये, मुझे मुझे थोड़ी ना पता चलता है, मेरे लोग, मेरे आंख नाक कान सब आप लोग ही हो। हम्म। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट वाला लेवल क्या होता है, नेक्स्ट वाला लेवल ये होता है, इसमें ये तो वो बातें थी कि भाई सेटअप से रिलेटेड बातें, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी, फ्रिंज विड्थ सेम क्यों ले लेते हैं, ठीक है ना, ये नंबर ये आ जाएगा तो कितना होगा। ठीक, आप मुझे एक चीज और बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर यही वाला एन नंबर 7.3 आता है, तो कितनी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और कितनी डार्क फ्रिंज मिलेगी, ये बता दो, और सही सही बताना। आपका फोटो कौन सिटी में लगा है, मेरे तो दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ है, उसकी भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने भेजी है फोटो, उसकी फोटो मेरे को बहुत सारे लोगों ने भेजी है, आई कैन शो यू। मेरे बहुत सारे दोस्त, ये वाली फोटो ये लगी है साइबर हब गुड़गांव, ये वाली खूब सारे दोस्तों ने भेजी है मेरे से कि भाई तेरा फोटो लगाइए, क्योंकि गुड़गांव में मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो उसके नीचे खड़े होके फोटो लेके मुझे भेज रहे हैं, ये भी है, दिस इज गुड, ठीक है चल रहा है, टेलीग्राम पे डालो। ओके टेलीग्राम पे देख लेंगे कितना है, 15 और 15 और कितना 14, श्योर, अभी भी दो आंसर हो रहे हैं, 15 और 13। वैसे एक कॉमन सेंस लगाई जाए ना, डार्क फ्रिंज तो इवन ही होती है, डार्क फ्रिंज इवन होती है, क्योंकि जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे भी होंगी, तो डबल होगा किसी नंबर का। 7.3 है, ठीक है ना, तो 1 लैम्डा 7 लैम्डा तक तो चली जाएगी बात, लेकिन 8 लैम्डा नहीं हो पाएगा, तो 7 ऊपर 7 नीचे और एक बीच में, 15 सही है। डार्क फ्रिंज की बात करें तो 6.5 तक के तो मान पूरे हो जाएंगे भाई, 0.5 लैम्डा पे पहली, 1.5 लैम्डा पे दूसरी, ठीक है ना, तो 6.5 लैम्डा तक 6 तो ये पूरी हो जाएंगी, मतलब 0.5 पे पहली 1.5 पे दूसरी, तो 6.5 तक 7 हो जाएंगी, तो 7 ऊपर 7 नीचे, तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, 7 ऊपर 7 नीचे, तो ये 14 वाला आंसर सही है, ठीक है हाँ, 15 और 14 ये आंसर है, तो इस चीज को आप संभाल लेना। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई एक सेटअप लगा हुआ है, अच्छी बात है, ये सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे वाईडीएससी का, ये बीच की डिस्टेंस है डी, ये कैपिटल डी, और जो लाइट यूज हो रही है दैट इज लैम्डा। अब वो कह रहा है कि इस वाली स्लिट के बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे देखा जाए, अगर यहाँ पे इस वाली स्लिट के सामने वाले पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है ना, तो राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज बताइए क्या होंगी अगर इसके बिल्कुल सामने, एकदम सामने यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, तो पॉसिबल वैल्यू बताओ कितनी होगी लैम्डा की, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी, अब ये वाली ट्रिक चलने लगेगी। अनुपम सर आई डोंट नो व्हाई बट मॉडर्न के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैंने एक दो बार रिवाइज भी किए हैं फिर से, ये जितने ऐसे मतलब कंप्लेंट्स काइंड ऑफ चीजें हैं ना, ठीक है ना, इन सबके लिए बेटा मैं कोर्स लेके आऊंगा, इन सबको सॉल्व कर, एक्चुअली आप 12th वाले बच्चे हो ना, तो आप सबकी प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को बताने के तरीके हर एक के अलग अलग है, कि सर मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कोई कहता है सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, दोनों का मतलब देखो तो एक ही है, एक ही मतलब है उसका, कोई ये कहेगा सर मुझे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक ही मतलब है, कुछ है नहीं। तो जो 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम है, क्या कि एनकेसी सर क्लास नहीं ले रहे, बस कराओ हमें 11th का रिवाइज कराओ, 12th का भी कराओ, हमसे करवाओ क्वेश्चन, तो वो मैं कर रहा हूँ जुगाड़, है ना, मैं आपको पढ़ाना बंद नहीं करूंगा, अब मैं वही बैच लेके आ रहा हूँ सारे 12th के बच्चों के लिए, उसी में कराऊंगा सब कुछ। हाँ मोस्ट वांटेड एडवांस प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे सवाल, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का रिवीजन, सबका मतलब एक ही है, एक बैच सबका सोल्यूशन है। हाँ, तो वो शुरू होने वाला, उसके बाद तुम लोग ना चुप बैठ जाओगे। ठीक, राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पे, ये अगर इसके बिल्कुल सामने ये है, ठीक है ना, चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई ये मान लो y है, y की वैल्यू कितनी होगी d/2, अगर इसके बिल्कुल सामने है ना तो y की वैल्यू d/2 होगी। अब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, यानी कि यहाँ का जो डेल्टा x है वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर है, तभी तो ब्राइट फ्रिंज होगी यहाँ पे। अगर वो डार्क बोलता तो 2n+1, अगर वो यहाँ पे डार्क बोलता तो 2n+1 इंटू लैम्डा/2 के बराबर करते, पर वो ब्राइट बोल रहा है तो डेल्टा एक्स इतना। अब याद करो इस y की फॉर्म में डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स होता है d sin थीटा और होता है dy बाई कैपिटल D, ये था, ये चीज हो गई n लैम्डा, तो इस चीज को लिख दो आप dy बाई कैपिटल D, ये n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो भाई आप देखो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा लिख दूं तो ये हो जाएगा d इंटू वाई बाई एन टाइम्स ऑफ डी। अब d अपॉन एन डी, तो ये y को क्या लिख सकते हैं, y यहाँ पे क्या d/2, तो d का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू होगी d का स्क्वायर बाई 2n d, ये आंसर है। और n क्या हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। क्या n को जीरो ले सकते हैं, इज इट पॉसिबल, n को जीरो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इसके स्लिट के सामने है, n इज इक्वल टू जीरो का मतलब होगा CBF, और इसके सामने CBF तो हो नहीं सकती क्योंकि CBF तो ये रही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो इसलिए n को 1 नहीं लेना, जीरो नहीं ले सकते n को। ठीक है, तो n को 1 2 3 4 5 लेना, इसलिए ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये वो चीजें कि भाई उसके सामने क्या आएगा, उसके सामने क्या आएगा, ये वाई दिखना आना चाहिए आपको, ये वाली चीज पता होनी चाहिए, फ्रिज विड्थ का फॉर्मूला बढ़िया से याद रहना चाहिए, हम संभाल लेते हैं चीजों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है ऑब्लीक इंसिडेंस। ऑब्लीक इंसिडेंस, इसको देखना क्या है, ठीक है ना। 10-5 मिनट रह रही है, ठीक है ना, थोड़ी देर में क्या करेंगे हम, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वाईडीएससी एंड नहीं हुआ अभी, अभी तो चलेगा ये, और वाईडीएससी लाइक पैटर्न भी चलेंगे, थिन फिल्म भी होगा, तो हमें कम से कम 3 क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ही पूरा होगा। मिनिमम 3 क्लास करेंगे, ऐड करेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। ऑब्लीक इंसिडेंस देखो क्या होता है, देखो भाई क्या होता है, इसके लिए मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो ये तो रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है ना, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है ना, और ये आपकी स्क्रीन हो गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक। ये जो दो हैं, ये दो स्लिट्स हो गई यहाँ पे। कोई कह रहा है कि भाई इन पे लाइट जो है ना यहाँ सोर्स से नहीं पड़ रही है, सोर्स से लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट तो यहाँ पे तिरछी आ रही है, कहां से, किसी एक साइड से तिरछी आ रही है, तो कह रहे हैं कि इधर से आ रही है तिरछी, कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे आ रही है लाइट। कोई कह रहा है लाइट ऐसे आ रही है, अच्छा जी कितने एंगल पे, बोल रहे कि बीटा एंगल पे आ रही है। तो कहना ये है कि इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये वाला कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये वाई हाइट पे, अगर वाई हाइट पे कोई पॉइंट है तो उस पर अब डेल्टा एक्स कितना होगा, ये बात सोचने वाली है, कितना होगा। चलो, तो भाई यहां से ये वाली लेंथ x1 थी, और यहां से ये वाली लेंथ क्या थी, ये वाली लेंथ x2 थी, ये s1 और ये s2, तो ये x1 ये x2, तो मुझे इतना पता है कि अगर ऊपर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू ज्यादा है, x1 की कम है, तो x2 माइनस x1 जो है यहाँ पे वो आता है d sin थीटा। अच्छा सर डी क्या है, डी तो ये थीटा क्या है सर, थीटा क्या है, थीटा भाई ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, यहाँ पे ये। तो आप देखो यहाँ से इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला था हमने, यही वाली चीज तो आई थी ना डी sin थीटा, तो ये x2 माइनस x1 डी sin थीटा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर सेम फेज की बात करेंगे तो सेम फेज तो यहाँ पे है ना तीनों की, ये वेव फ्रंट है, यहाँ पे सेम फेज है, यहाँ पे भी तीनों की सेम फेज है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एक लाइन यू डालूंगा ना, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इन दोनों रेज की या वेव की सेम फेज है, यहाँ पे सेम फेज है, तो ये तो यहाँ से निकल के वहां चला गया, लेकिन ये वाली जो लेंथ है अभी इतनी डिस्टेंस और चलेगा, ठीक है ना। ये डेल्टा एल जो निकलेगा ना, इफेक्टिव x1 की एक्चुअल में इफेक्टिव वैल्यू है x1 प्लस डेल्टा एल, और x2 तो x2 ही है, तो डेल्टा x इफेक्टिव एक्चुअल में x1 प्लस डेल्टा एल माइनस x2 है, या फिर x2 माइनस ये कुछ भी ले लो, ये डेल्टा x इफेक्टिव है एक्चुअल में, ये आएगा। कई बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, हाँ, तो ये ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ यहाँ पे कि जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। भाई ये वाला एंगल तो बीटा है, ये 90 माइनस है, ये 90 माइनस बीटा है, ये फिर बीटा है, ठीक है ना, ये 90 माइनस बीटा है। भाई ये अगर बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है, ये फिर बीटा हो गया, क्या ये बीटा नहीं हो गया ये वाला, तो डेल्टा एल की वैल्यू डी साइन बीटा नहीं हो गई। देखो ठीक, एक बार फिर समझाने की कोशिश कर लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में केवल कोशिश करना ही है, वही मैं कर लेता हूं। तो एक बार आपको समझाने की कोशिश फिर कर लेता हूं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला तो है ही, ठीक है, सबका ध्यान रखता है वो, ठीक, हाँ, यही कह सकता हूं मैं बस। ये देखो इधर से लाइट आ रही है, वेव फ्रंट समझाया था, तो ये लाइट के चलने की परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम फेज है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम फेज है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम फेज है, तब यहाँ पे सेम फेज है, तो सेम फेज के बाद ये तो x2 डिस्टेंस चल के यहाँ पहुंच रहा है, ये कितनी डिस्टेंस चल के पहुंच रहा है, डेल्टा एल तो इसने भारी चल दी, और यहाँ के बाद x1 और चल रहा है, तो x1 की इफेक्टिव वैल्यू एक्चुअल में x1 प्लस डेल्टा एल है। हाँ, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, आपको x2 में से ये वाली चीज माइनस करनी पड़ेगी, तब आएगा डेल्टा एक्स, हो सकता है प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता, पर इन दोनों से डिफरेंस करना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये डेल्टा एल निकाला कैसे जाए, तो भाई अगर ये वाला एंगल थीटा था और ये एल था, डी था, तो डी का साइन थीटा ये निकल गया था जो हमने यहां रख दिया, ऐसे ये डी है, ये वाला एंगल है बीटा, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये डी साइन बीटा नहीं हो गया, ये डी साइन बीटा हो गया। तो अब आप बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं x2 माइनस x1 निकालूंगा इफेक्टिवली, ठीक है ना, तो x1 की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, x1 की वैल्यू डालूंगा x1 प्लस डेल्टा एल, यही तो आएगा डेल्टा एक्स। अब इसको खोल दो, ओपन कर दो, तो दिस इज x2 माइनस x1 माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब ये x2 माइनस x1 तो हमें मिल रहा है ना यहाँ से कितना, डी साइन थीटा, माइनस डेल्टा एल कितना मिल रहा है, डी साइन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये देख लो आप क्या है, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये बहुत समझने वाली बात है, ये क्या है, चमक गया होगा, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, अगर इस साइड डेल्टा एक्स की वैल्यू बीच में माइनस ला रही है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को नीचे की साइड लूं, यहां लूं, तो अब आप यहां से देखना ध्यान से, ये वाली लाइन यहां मीट करेगी, ये वाली लाइन भी यहां मीट करेगी, ठीक है, ये वाला एंगल अगेन थीटा होगा, तो इस पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स निकलेगा ना बच्चों यहां पे, उसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, सोच के देखो समझ में आया कि नहीं आया, उसमें जुड़ जाएंगे। हाँ, इजी है ये तो, गुड गुड। जो ये पूछेंगे ना कि सर कैसे जुड़ जाएंगे, बस जुड़ नहीं पाएंगे, समझने वालों को समझ में आ गया है। हाँ, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ का डिफरेंस ही तो है। सुधांशु, सर सॉरी टू डिस्टर्ब, आई एम ड्रॉपर, मैं ड्रॉपर हूं, और इन सर ने हमारे बैच में 4 महीने में 8 ही चैप्टर करवाए हैं, सर अब मैं करूं, प्लीज गिव सम सजेशन। बेटा कोई नहीं, कहीं और देख लो, वैसे तो सबका ठीक ही है, पर आप देख लो अच्छे से, देख लो कौन कहाँ पे सही चला ना, वहां पे जाके पढ़ लो, ट्रेन निकाली। यही तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बहुत दिन से, मैंने कहा यार लोग कितना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं यार, खूब सारे लोगों को क्या है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा किसी के बारे में नहीं है, बट मैं टीचर का ट्रेंड बोल रहा हूँ क्या होता है, कुछ टीचर्स को 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर मैकेनिक्स वगैरह बहुत बढ़िया आते हैं, और मान लो उन्हें 8 महीनों में 8 मंथ्स में उनको 11th और 12th पूरा कराना है,
तो इन 8 महीनों में से वो आधा टाइम तो 11th क्लास के इस पार्ट में ही लगा देते हैं जो उनको बढ़िया से आता है, बाकी के टाइम में वो पूरा करवाते हैं ये वाले पार्ट, और ये वाले पार्ट इतने तेज भगाते हैं ना तो अच्छा पता चलता ना बुरा पता चलता। हाँ, मैंने डे 1 पे आपको फुल प्लान दे दिया था, आपको फुल प्लान पूरे साल का, क्योंकि मैं वही फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है ना, फुल प्लान दे दिया था मैंने, और आप चाहे चेक कर लो उसी के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। खैर चलो, तो नीचे वाले पॉइंट के लिए ये चीज ऐड हो जाएगी, ये चीज बीच में प्लस आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि भाई ऊपर वाली लाइन में ये ऐड हो रहा है और ऊपर वाली लाइन में ये वाला भी ऐड हो रहा है, तो पूरा का पूरा अंतर ऊपर वाली लाइन में ही आ रहा है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे डेल्टा एक्स में ये जुड़ जाएगा, ये डी साइन थीटा होगा, ये डी साइन बीटा होगा। अब अगर मैं यहाँ से ऊपर पॉइंट लूँ, ठीक है ना, तो डी साइन थीटा वाला एक्स्ट्रा पार्ट इसमें आ रहा है और डी साइन बीटा वाला एक्स्ट्रा पार्ट उसमें आ रहा है, तो उसमें बीच में माइनस आएगा। सोचने वाली बात है। अब मुझे ये बताओ, डेल्टा एक्स के जो चांस है इज इक्वल टू जीरो आने के, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? डेल्टा एक्स ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे ऊपर जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। किस तरफ शिफ्ट होती है? जिस तरफ रेज जाके टकराएंगी। अगर ये ऊपर टकराएंगी तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, अगर ये रे ऐसे होती नीचे की तरफ आई हुई होती, ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पहचान क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में n इंटू लैम्डा की वैल्यू जीरो होती है। किसकी वैल्यू? डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स ही तो होता है n लैम्डा जीरो होता है, डेल्टा एक्स यहाँ हो जाएगा, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, यानी कि जो फ्रिंजिंग पैटर्न है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? राइट, चलिए सर, दिन तो आपके चल रहे हैं। दिन तो सबके चल रहे हैं। दौर चल रहा है, दौर, राइट। ये लो, दौर चालू है, आपने 4A के सॉल्यूशन नहीं डाले, देखो ये दौर चल रहा है मेरा। हो गए शुरू तुम लोगों को। हाँ वही करूंगा, 2-3 दिन में आ रहा है कोर्स, वही वही देखूंगा तुम सबको मैं। चलो डिस्कशन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन पे आ जाते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? और ये मतलब सीबीएफ की शिफ्टिंग, ठीक है ना, बस यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? चलो ओके, तो डिस्कशन में एक काम करते हैं हम। वेव ऑप्टिक्स में अब आप क्या कर सकते हो, वेव ऑप्टिक्स की अगर आपको होमवर्क मिल गया है तो होमवर्क शीट 1 कर लेना। एचसीबी के, एचसीबी भी देख के देता हूं मैं आपको। 1 एंड 2 दे दी थी। चलो एचसीबी के आपको क्या करना है इसमें, लाइट वेव्स करके चैप्टर है, लाइट वेव्स, ठीक है ना, जो जो बोलूंगा ना वही करना है। एक तो एग्जांपल निपटाओ इसके। कितने एग्जांपल करने हैं? सारे, सारे, सारे एग्जांपल कर लो इसके। एक्सरसाइज में 1 से लेकर 11 तक के कर सकते हैं। कल एक्चुअल में क्या होना है, कल वो होना है कि होल के सामने ग्लास की स्ट्रिप रखने से फ्रिंजिंग पैटर्न कितना ऊपर नीचे जाता है, कल वो होना है, मेरे को याद दिला देना, ठीक है? एचसीबी से इतना काम करना है, सारे एग्जांपल करने हैं और 1 से 11 तक के करने हैं, ठीक है ना? जिसमें ग्लास स्लैब वाली बात हो जाएगी, ग्लास की स्ट्रिप या स्लैब ऐसी कोई बात बोल देगा ना, उसको छोड़ देना, कल नहीं तो परसों हो जाएगी क्लास, ठीक है? अब मैं वेव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डाल देता हूँ एक्सरसाइज है ना। इसमें क्या डाउट है? ये तो सारे क्वेश्चन हो गए होंगे एक्सरसाइज 2 वाले तो हमारे ऑलमोस्ट, कहीं कहीं तो मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं। डन है, ये हो गए ये, ओके, तो ये अपन डन मान लेते हैं। सारे क्वेश्चन हो तो गए इसके ऑलमोस्ट, किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो गए, ये सब हो गए। 10th नंबर, 10th में डाउट है, 8th में भी डाउट, चलो थोड़ा थोड़ा हिंट तो दे दूंगा मैं, और भी कुछ नहीं तो इस पेज पे कुछ बचा है, इस पे ये 18th नंबर, चलो 18th वाले को देख यार, 20 तो मत पूछो, 20 में क्या, 20 तो आसान है, ठीक है? हाँ 22 नंबर का क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत मुश्किल है 22, तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे इसमें, इतने क्वेश्चन बीसी तो है। हाँ ये लो, पहले ये वाला देखो, 10th वाला। 10th वाले में पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग एक्चुअल में अटक जाते हैं, पता नहीं इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे को मतलब क्लियर नहीं है, बट 10th वाले, 10th को बहुत सारे लोग पूछते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको पूछ लेते हैं बहुत सारे लोग। चलो 10th देखते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है ये तो है। इसमें पूछ रहा बीम ऑफ डायमीटर d is incident on a glass hemisphere as shown, ठीक है भाई, if the radius of curvature of the hemisphere is very large, radius of curvature of the hemisphere is very large in compared to d, ठीक है, यानी कि बहुत थिन बीम है, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be, यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, तो इस वाले क्वेश्चन को बेटा करना क्या होता है मैं बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में करना ये होता है कि एक ऐसे ये मानते हैं, ठीक है ना, और एक यहाँ पे ये मान लेते हैं, और एक लाइन ऐसे मान लेते हैं, यूं मान लेते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बीम को ऐसे मान लेते हैं लाते हुए,
मतलब जस्ट इसके लिए बता रहा हूं कि आपको रेफरेंस मिल जाए। तो यहां से आगे तो कुछ है ही नहीं, इतना ही तो है, ये इतना है। तो यहां पे ये जो रे आ रही है, ठीक है ना, तो मान लो ये वाली हाइट है एच, एच की वैल्यू को d/2 मान लो, रे यूं जा रही है। अब भाई ये रहा नॉर्मल, अगर हेमिस्फीयर है तो ये रहा नॉर्मल। तो ये वाली जो रे है, जो रे ऐसे जानी थी, जो यहां से ऐसे जानी थी, वो थोड़ी ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, यू बेंड हो जाएगी ऐसे। अब ऐसा होना चाहिए था कि भाई ये वाली रे बेंड होकर यूं चली जाती, लेकिन यहां से इस जगह से ये यूं जाने के बजाय थोड़ी और अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। सुनना बात को ध्यान से, भाई जो रे, भाई यहाँ वाला नॉर्मल कैसा होगा, यहाँ वाला नॉर्मल तो ये होगा ना, यहाँ वाला नॉर्मल ये होगा। अब यहाँ पे ये वाली रे ऐसे जाती थी, यूं जाती, ऐसे जाती, तो ये क्या होगी, उससे अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि बाहर एयर आ गई ना, तो ये नजदीक आ जाएगी यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। मान लो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट होता, ये कोई ऑब्जेक्ट होता, तो इसकी इमेज भाई यहाँ कहीं बनती, इस जगह पे ऐसे करके, यहाँ से ये वाली रे यूं आती, ठीक है ना, सुनते जाना बात को ध्यान से, ये वाली रे यहाँ मीट करती इस तरीके से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता यहाँ पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनती, इस तरीके से मीट करती। तो भाई हमें तो बस ये निकालना है, हमें तो आगे जाना ही नहीं, हमें तो बस ये निकालना है ये कितना है, ठीक, और ये निकालना तो बहुत आसान काम है। ये तो यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है, ये निकालना तो बहुत आसान काम है। कैसे आसान है, क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का v निकालोगे ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालोगे, v निकालोगे, और सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, पी एम और ये आई मान लो ये, तो ये वाला पी एम आई ट्राइंगल ले लो, ये वाला, ठीक है ना, पी एम आई, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाले उससे यूं यहाँ बननी थी इमेज, बननी चाहे कहीं भी जा रहा है, उसको उसको आगे नहीं सोचना, तो आपको तो बस यही तो निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको बस। और ये कितना है, ये आर है, और ये कितना आया है, ये आपका वी आया है, यहाँ से जो वी आया है, तो वी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यू तो पता है आपको इतना है, तो वी ये है, आर ये है, ये एच ये है, और ये एच डैश है, तो एच डैश बाई एच इज इक्वल टू आर बाई वी, एच डैश आ जाएगा, और वही आपका आंसर है। सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, इसमें कुछ और कर लेते हैं लोग बाग, कई सारे ऑप्शन रहते हैं उनके पास सोचने को, तो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, क्या बात समझ में आ रही है? कुछ लोग इस चीज से विचलित हो जाते हैं कि आगे भी जाएगी, कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, ये आगे लोग सोचते हैं बीम है। अब बीम है तो सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे कि रे यूं आएगी, यूं चली जाएगी और फिर वापस सीधी हो जाएगी, जरूरी नहीं है बिल्कुल पैरेलल बीम बन जाए, पैरेलल बीम बनना जरूरी थोड़ी है, ये तो लेंस नहीं होगा ये, दिस इज इक्वल टू लेंस, लेंस है तो कुछ चीज ऐसी है तो यूं मीट कर जाएंगी ना यहाँ पे, और वो यहाँ का डायमीटर पूछ रहा है ये। अरे यार फिर चालू हो गया, यहीं जहां मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ पे आसपास में कहीं माता जी के वो चल रहे हैं, क्या मतलब तैयारी कर रहे हैं नवरात्रों की, इतना तेज वाइब्रेशन वाला डीजे बजा रखा है ना, सर घूम जाता है यहाँ पे, जगराती की तैयारी कर रहे हैं ये, अगर इन्होंने 2-4 दिन चला दिया ना ये, तो मेरी तो बैंड बज जाएगी यहाँ पे, पढ़ाई नहीं पाऊंगा। कल भी इन्होंने यही मचाई थी, पुलिस कंप्लेन जगराते वालों के खिलाफ, माता जी के वक्त त्रिशूल लेके बैठते हैं, चुबा देंगे ऐसे, पुलिस कंप्लेन, देख लो। कोई बात नहीं, चलो अपना तो वैसे टाइम हो गया, 134 हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज का लेक्चर अपन यहीं पर रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है, चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्लासेस और ऐड होंगी, माइंड मेकअप कर लो ऑप्टिक्स में भी, कहीं ये सोच रहे हो खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।